अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मॉनसून का मौसम गुज़रता है या नमी का मौसम आता है तो ख़ारिश वाला मसला सर उठाने लग जाता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें प्राइवेट पार्ट्स में, इसके अलावा पूरी बॉडी के ऊपर ख़ारिश होती है। हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट वो मेरी पहली वीडियो थी, वो आलमोस्ट 8 लाख लोगों ने देखी है और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। वो थोड़ी सी लेंथी थी, थोड़ी सी लोगों को वो डिसऑर्गेनाइज़ लगी। तो मैंने सोचा है कि आज उसको कंपाइल करके उसको एक मजमूए की सूरत में आपको उसका लुब-ए-लुबाब पेश कर दिया जाए कि हमारी एक बहुत आम बीमारी जो ख़ास तौर पे पेरिफेरी में देखने को मिलती है, स्कैबीज़ है। इस वीडियो में हम स्कैबीज़ की अलामतों के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी को बाकी जिल्द की बीमारियों से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उसकी पहचान क्या है और हम इसको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे ठीक रख सकते हैं। यानी एहतियात क्या करनी है, खाने वाली और लगाने वाली दवाएं कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। स्कैबीज़ एक जिल्द की बीमारी है जो कि एक जर्म से फैलती है जिसको सारकोप्टिक स्कैबीज़ कहते हैं। ये हमारी ऊपर वाली जिल्द की तहों के अंदर रहता है। ये मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर पाया जाता है, यानी ये अंडे भी देता है, इसके जिस्म से फुजला भी खारिज होता है, इसके जिस्म से रेमनेंट्स यानी बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में होती तो हैं, लेकिन हमारा जिस्म इसके लिए एलर्जन होता है, यानी ये बाहर की चीज़ें होती हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ख़ारिश होती है और ये ख़ारिश रात के वक्त शदीद हो जाती है। रोशनी में, दिन के औकात में, सूरज की तपश के अंदर ये जरासीम सोया रहता है, छुपा रहता है, लेकिन जैसे ही ठंडक होती है, रात का वक्त होता है, तो ये ऑर्गेनिज़म, ये जर्म बाहर आ जाता है। इसकी वजह से पूरे जिस्म के ऊपर ख़ारिश महसूस होती है। इसकी पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान तो ये है कि ये ख़ारिश चेहरे पे नहीं होती, ये गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पे हो सकती है, ख़ास तौर पे आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर। ख़वातीन में ब्रेस्ट के निचले हिस्से में ये ख़ारिश आम होती है। दूसरी पहचान इसकी, जिस्म के ऊपर बोरोज़ बनते हैं। ये आप समझें कि जिस्म के अंदर सुराख़ करती है, छोटी-छोटी गारें बना लेती है। हमारी जिल्द के ऊपर अगर गौर करें तो हमें लाल निशान नज़र आते हैं, छोटे सिक्के की तरह के होते हैं जो कि छोटे से होते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये हमें मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर नज़र आते हैं। ये दरअसल एक इनका ठिकाना होता है जिसके अंदर ये ऊपर वाली जिल्द के नीचे अपने ठिकाने बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तो दूसरी पहचान ये बोरोज़ हमें देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पे ये कंटेजियस होती है, यानी ये घर में एक फ़र्द से ज़्यादा बहुत सारे लोगों में होगी। ख़ानदान है, अगर उसमें बीवी है, शौहर है, बच्चे हैं, तो हो सकता है कि ये तमाम लोगों को हो, क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। ये छूने से, सलाम लेने से, टच करने से, लोगों की चीज़ें शेयर करने से, एक ही बिस्तर, एक ही सराहना, एक ही तौलिया, एक ही साबुन, ये सारी चीज़ें इसके फैलाव का बायस बनती हैं। तो तीसरी इसकी बड़ी अलामत ये है कि घर में एक से ज़्यादा लोगों को ये ख़ारिश देखने को मिलती है। और इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रोज़ आते हैं, 20-30 लोगों के मैसेज आते हैं और टोटल सैकड़ों मैसेज हो चुके हैं जिनके अंदर लोग इसका इलाज पूछते हैं, लोग इसकी ट्रीटमेंट पूछते हैं, लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी वीडियो मुकम्मल का लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वो एक डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन इसमें हम समराइज़ करेंगे। इसमें आपके करने के काम है, 70% मरीज़ को, इंसान को ख़ुद एहतियात करनी होती है, जिसकी वजह से उसको ये ख़ारिश वाले मसले से जान छूटती है। पहला काम करने वाला ये है कि आप पसीने को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको खुश्क रखा जा सकता है। उसके लिए एक काम करना ज़रूरी ये है कि आप बार बार शावर ले सकते हैं, यानी नहा सकते हैं। दूसरा जो काम आपने करना है, वो आपने चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करनी। अपना तौलिया, अपना साबुन, अपनी बेडशीट, अपना सरहाना, अपना कंबल, ब्लैंकेट, ये किसी भी घर के फ़र्द से शेयर नहीं करना। अगर उसको ख़ारिश है तब भी शेयर नहीं करना, आपको ख़ारिश है तो आपने फिर किसी नॉर्मल आदमी से, इंसान से शेयर नहीं करना, क्योंकि ये ख़ारिश के फैलने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। तीसरा काम, आपने हमेशा कपड़े पहनने हैं, अंडरगारमेंट्स पहनने हैं, वो इस्त्री करने के बाद पहनने हैं। उनको अंदर और बाहर से प्रॉपर अच्छी तरह इस्त्री किया जाना चाहिए। माना यह जाता है कि टेम्परेचर की एक हद है जिसके ऊपर इसके स्पोर्स किल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप अपने कपड़ों को, अपने बेडशीट्स को, सरहानों को इस्त्री करके इस्तेमाल करते हैं तो इसके स्पोर्स होते हैं, इसके जरासीम होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कपड़े चेंज करें उनको प्रॉपर अच्छी तरह से इस्त्री किया गया हो, ख़ास तौर पे जब आपको ये वाली ख़ारिश चल रही हो। और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने, यानी कोई मुतासरा शख्स ने कोई चीज़ इस्तेमाल की है, उसमें मैं सर फ़हरिस्त चीज़ें दोबारा गिनवा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं करने वाली। इसमें बेडशीट है, जिसमें तौलिया है, कपड़े हैं, उनको कम से कम कहा यह जाता है कि आपने 48 घंटे के लिए धूप में डालना है।
جب آپ 48 گھنٹے کے لیے جراثیم کو اپنے جسم سے دور کرتے ہیں تب یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ٹھکانہ نہیں ملتا، ان کو خوراک نہیں ملتی۔ لیکن آپ اگر کم ٹائم کے لیے دھوپ میں ڈالتے ہیں اور دوبارہ جسم کے اوپر وہ چیزوں کو پہن لیتے ہیں تو انہیں ایک دوبارہ میڈیم مل جاتا ہے، انہیں ایک ٹھکانہ مل جاتا ہے جس کے اندر یہ دوبارہ داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر یہ پھر اپنی افزائش پنپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک شخص علاج کراتا ہے جس کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ خارش باقی لوگوں کو بھی ہوتی ہے لیکن ان کو کم خارش ہوتی ہے اور وہ قابل برداشت ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگوں کو خارش والا مسئلہ ہو گھر میں ایٹ اے ٹائم ان کا علاج شروع کرنا ہے، ورنہ یہ گھر کے اندر صرف چکر لگاتی رہے گی، ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی رہے گی اور اسی کے اندر مہینوں گزر جائیں گے۔ علاج کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، آپ کا ٹائم بھی برباد ہوگا اور یہ آپ کی صحت کے اوپر بڑے برے اثرات ڈالے گی۔ جو لاسٹ کے اوپر احتیاط کرنی ہے وہ آپ نے اپنے ناخنوں کو ٹرم کرنا ہے، چھوٹا رکھنا ہے، کیونکہ یہ جراثیم خارش کرنے سے منتقل ہوتا ہے، یہاں پر یہ جم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ دوبارہ خارج کرتے ہیں تو پھر یہ صحیح حصے میں متاثرہ حصے سے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، بار بار علاج کراتے ہیں، کورس کرتے ہیں دوائیوں کی، لیکن انہیں افاقہ نہیں ہوتا۔ تو اب بڑھتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اس میں کچھ کھانے والی دوائیں ہیں، کچھ لگانے والی دوائیں ہیں، کیونکہ ہم نے دونوں استعمال کرنی ہے۔ پاکستان، انڈیا کے اندر یہ بیماری آلموسٹ ریزسٹنٹ ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، اس کا لوگ علاج کرتے ہیں، گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جاتی، پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے تذکرہ کیا ہے ان کو لکھ لیجئے کہیں، ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ علاج کے حوالے سے بہت سے لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ انہیں وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے تو وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں میکانزم یہ ہوتا ہے کہ جراثیم آپ کی جلد کے اندر موجود ہے، تو یہ اس وقت تک جراثیم تو شاید دواؤں سے کل ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن جو اس کے سپورز ہیں جو کہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، بہت تگڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا فضلہ ہے، فیسز ہے، اس کے علاوہ اس کے باڈی پارٹس ہیں، جسم کے حصے ہیں، وہ سارے ہماری باڈی کے اندر رہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اگینسٹ ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، جس کی ایک علامت خارش کے طور پہ آتی ہے۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں آخری چیز تک ہمارے جسم سے نہیں نکل جائے گی ہمیں آرام نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس ٹائم کا ویٹ کرنا ہے جب ہماری جلد کی ساری لیئرز جو 6-7 لیئرز ہوتی ہیں وہ نئی نہ آ جائیں، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو اس وقت تک آپ کو انتظار بھی کرنا ہے، اس وقت تک اس کی دوائی بھی جاری رکھنی ہے۔ جب آپ کی سکن دوبارہ نہیں آ جاتی ہے تو یہ پھر تسلی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم سے یہ جراثیم نکل چکا ہے یا آپ کی خارش زندگی سے نکل چکی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ احتیاط بھی کریں گے، باقی لوگوں کا علاج بھی کرائیں گے تو یہ آپ کے گھر سے مکمل طور پہ نکل جائے گی۔ دواؤں کی ایک لسٹ ہے جس کے اندر کھانے والی دواؤں میں ایک تو آپ خارش کو ٹھیک کرنے کے لیے وقتی طور پہ کھاتے ہیں، جس میں سر فہرست ہماری سٹریزن ہے، بہت سارے برانڈ نیم سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ لوروٹاڈین کے نام سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت سستی دوائی ہے پریٹون۔ یہ ساری دواؤں میں سے کوئی بھی دوائیں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو علامتی طور پہ خارش سے آرام دے دیں گی، لیکن جو بیماری کو کل کرنے والی چیزیں ہیں ان میں ایک دوائی آئیورمیکٹن کے نام سے آتی ہے، 6 ملی گرام 12 ملی گرام، یہ آپ کو سٹور سے مل جاتی ہے۔ اس کا ایک میں چارٹ ڈسپلے کر رہا ہوں، یہ ایج کے حوالے سے اس کا حساب کر کے آپ نے کھانی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ہم بھی یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو آن لائن کنسلٹیشن دیں۔ اس کے لیے نمبر بھی 2-3 دفعہ ڈسپلے ہوگا، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں۔ اپنی بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے جسم کے ویٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی جلد کے ٹائپ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دوائیں تجویز کی جاتی ہیں، لیکن جنرلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پھر اپنے مستند ڈاکٹر سے جس پہ آپ کو اعتماد ہو اس سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آئیورمیکٹن آپ نے گولی لینی ہے، اس میں ایک سٹیٹ ڈوز ہوتی ہے، پھر 1 ویک کے بعد انتظار کرنے کے بعد دوبارہ دوسری ڈوز لی جاتی ہے کہ کوئی بچے کھچے جو جراثیم ہیں باڈی کے اندر ان کو بھی کل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ لگانے والی دوائیں بہت ضروری ہیں، یہ آپ نے روزانہ پوری باڈی کے اوپر لگانی ہے۔ مس کیا ہوتا ہے، غلطی کہاں کی جاتی ہے؟ ہمارے ہاتھ خارش میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم باڈی پہ خارش کرتے ہیں، یہی پھر ہم اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، یہی ہم اپنے استعمال کی چیزوں کو لگاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی خارش سب سے زیادہ پھیلتی ہے۔ ہم کوئی کریم، کوئی لوشن اپنی باڈی کے اوپر لگا تو لیتے ہیں، پوری جسم کے اوپر مالش بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ رہ جاتے ہیں کیونکہ لگانے کے بعد ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں، واش روم یوز کیا رات کے وقت، اس کے نتیجے میں ہم نے ہاتھ دھو لیے، تو یہ وہاں دوائی زیادہ دیر جتنی ریکمینڈڈ ہے نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ایفیکٹ نہیں آتا، کیونکہ سب سے زیادہ جراثیم یہاں پر ہیں، سب سے زیادہ جراثیم آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو ہاتھوں کو
कम से कम 12 घंटे के लिए दवाई का लगा रहना बहुत ज़रूरी है। आपके प्राइवेट पार्ट्स जिनको आप वॉशरूम यूज़ करने के बाद धो लेते हैं, वहाँ पर भी दवाई का इतनी ही देर के लिए लगे रहना बहुत ज़रूरी है। पाँव की उंगलियों के दरमियान, गर्दन से लेके आप पूरे जिस्म के ऊपर 12 घंटे कम से कम, अगर आप बालिग हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आप ये लगा सकते हैं और आपको ये लगानी है। कम से कम 2 से 3 वीक के लिए आपने लगानी होती है, क्योंकि इलाज बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं से आप कॉन्टैक्ट ले रहे होते हैं। बाज़-औक़ात आपकी बेडिंग से, आपके सरहाने से, आपकी इस्तेमाल की चीज़ों से ये जरासीम जाते हुए टाइम लगा देता है। तो इस स्टेज पे आप दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम इसको 2 से 3 वीक आप यूज़ करें। साथ आप अलामती तौर पे बाकी गोलियाँ जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आपको ख़ारिश ठीक हो गई है तो वो दवाइयाँ बंद की जा सकती हैं। लेकिन ये लोशन, ये क्रीम्स जो आपने अपनी बॉडी के ऊपर लगानी है, इनकी भी एक लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। ये आपको जेनेरिक नेम्स नज़र आ रहे हैं। एक बहुत मशहूर है, मेरी किसी से एफिलिएशन नहीं है, हमें किसी ने इंडोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन एक लॉट्रिक्स क्रीम भी आती है, लोशन भी आता है। और भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ है मल्टीनेशनल, उनके इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप इन जेनेरिक नेम वाली दवाओं को किसी भी ब्रांड की सूरत में ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर लीजन बनी हुई है, कोई इसके अलावा आपको गोल निशान बने हुए हैं जिस्म के ऊपर, तो बाज़ लोगों के अंदर स्केबीज़ बीमारी के साथ फंगस इन्फेक्शन भी होती है, तो उसको अलहदा से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात उनकी स्केबीज़ चली जाती है, लेकिन उनकी ख़ारिश नहीं जाती, तो उनको यही लगता है कि हमें तो बिल्कुल आराम नहीं आया। तो इसके लिए अपने मुआलिज से मशवरा करना बड़ा ज़रूरी है, उनको दिखाना। ये स्किन का मसला ये होता है कि इसमें मशवरा करना बड़ा आसान होता है। आप अपनी तस्वीर भेज सकते हैं लीजन की, डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, वो आपको टाइम देता है, आपको एहतियात बताता है, आपको आपकी वेट के मुताबिक, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक और आपकी बाकी बीमारियों को देखते हुए दवाई तजवीज़ की जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि स्किन से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर हम डालें। तब तक के लिए अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।